नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताया था कि आज एसआई सेलेक्टेड कैंडिडेट है जिनके साथ अपना इंटरव्यू होने वाला है। और इस इंटरव्यू में मैंने ये भी आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि 3rd रैंक पर सेलेक्ट हुए हैं ऑल राजस्थान में। इनसे जानेंगे कि किस तरह इन्होंने एसआई का एग्ज़ाम क्रैक किया, क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, क्या योजना रही, किस तरह से आपको स्टडी करनी है। अभी देखो एसआई का एग्ज़ाम एकदम क्लोज है, आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। अब इतने कम समय में कैसे तैयारी पूरी हो सकती है ये भी इनसे समझेंगे। हालांकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। 2011 में इनका पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में मैं बात करूं तो ये टीचर बने गवर्नमेंट। उसके बाद में ये एसआई सेलेक्ट हो चुके हैं और 3rd रैंक ऑल राजस्थान में इनको मिली है। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आप अपने जो कमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इनसे बेसिक जो जानकारी है वो लेंगे। उसके बाद आप लोगों के जो कमेंट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके बड़े सवाल है वो आप कमेंट कर सकते हैं और इनसे आप जवाब है वो जान सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो डाउट है वो हम इस वीडियो सेशन में क्लियर कर पाएँ। तो स्वागत है आपका प्रकाश जी, 3rd रैंक सेलेक्टेड एसआई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। देखिए, अभी आप देख रहे हैं हमारी लोकेशन क्या है। एक्चुअल में हम एक छोटे से गांव कस्बे में हैं जिसका नाम बड़ाबर है और इनका ये पुश्तैनी गांव है। तो इनसे मैं सबसे पहले इनका परिचय, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, स्कूलिंग है, कहाँ पर इन्होंने स्टडी की, कहाँ पर पले बड़े हुए, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, सबसे पहले मैं आपसे बेसिक जानकारी लेना चाहूँगा जो शुरुआती होती है, जो हर एक मन में, बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम तो गांव से हैं, शहर से हैं, कि कौन सेलेक्ट होता है कि कौन नहीं होता है। तो प्रकाश जी, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, आपका परिवार का परिवेश कैसा है, किस तरह आपकी एजुकेशन हुई, इन सब चीज़ों के बारे में आप शुरू से जानकारी शुरू कीजिए। जी सर, मैं सुजानगढ़ तहसील के बड़ाबर गांव का रहने वाला हूं, चूरू जिले में। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जिस विद्यालय में अभी अपन बैठे हैं यहीं से मैंने शुरू करी थी। यहाँ ये स्कूल हमारी जब मैं पढ़ता था तब सेकेंडरी थी, तब तक 10वीं तक मैंने यहीं करी थी। और 11th 12th जो अपने पास में शहर है सुजानगढ़, वहाँ की जो सबसे बड़ा स्कूल है पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे मैंने 11th 12th करी। और उसके बाद जो मेरी कॉलेज की जो शिक्षा है वो जो सुजला कॉलेज है अपने सुजानगढ़ में, वहाँ से हुई थी। और मैंने ग्रामीण परिवेश में रहकर ही मैंने मेरे कंपटीशन की प्रिपरेशन करी थी। तो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि माहौल जो वातावरण है वो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी में महत्व रखता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी महत्व नहीं रखता कि वो आपको असफल कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप पीछे देख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है। आप यहीं पर टीचिंग करवाते हैं? जी नहीं, मेरी पोस्टिंग है जो कि अपने विदासर तहसील में जो सांडवा है वहाँ पे मेरी पोस्टिंग है। यहाँ देखो, से तो मैं पढ़ा हूँ सर। हाँ जी। इनकी जो पोस्टिंग है वो तो पास के गांव में है, लेकिन ये जो स्कूल है इसमें इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है या 10वीं तक की शिक्षा है वो यहाँ पर ही इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है। इसके बाद में नियर बाई जो सिटी है सुजानगढ़, वहाँ पर इनकी कॉलेज हुई है। और बाकी इन्होंने तैयारी कैसे की है इसके बारे में जानेंगे। तो आपका जो पारिवारिक परिवेश है वो कैसा है? जी, हमारा पारिवारिक परिवेश, हम किसान हैं और मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। और मैं इसी गांव में रह के यहीं खेला कूदा, कहीं मुझे बाहर जाके, जब तक गांव में सुविधा थी तब तक मैं बाहर जाके नहीं पढ़ाई करी मैंने। ग्रामीण परिवेश से हूँ और किसान परिवार से हूँ सर। बिल्कुल। देखिए, किसान परिवार से हैं, खेतीहर किसान है, घर में सब एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा, यानी जहाँ गांव में जितनी फैसिलिटी होती है तब तक मैं बाहर नहीं गया। जब एजुकेशन 10th क्लास कंप्लीट हो गई तो बाहर जाना पड़ा, वो एक मजबूरी होती है। तो हम कहते हैं कि सुविधाओं के अभाव में असफलता जो है वो नहीं मिलती है। अगर सुविधाएं नहीं है तो भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रखते हैं अपनी सफलता को लेकर या अपने लक्ष्य को लेकर। इनसे जानेंगे कि ये 3rd रैंक का राज क्या है, इनको 3री रैंक कैसे मिली, बहुत बड़ी बात होती है। कैसे इन्होंने तैयारी की, कितना समय इनको लगा तैयारी करने में, और आप लोगों के जो सवाल है वो भी मैं एक एक करके लेने की कोशिश करूंगा। तो अभी मैं शुरू करूं तो बेसिक आप मेरे को एक बार जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बता दीजिए कि चयन कैसे होता है। जी सर, एसआई में चयन की प्रक्रिया है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट में जो है उनका जो रिजल्ट है वो फिजिकल के लिए आएगा। फिजिकल का मतलब ये है कि टोटल पोस्ट का लगभग 3 साढ़े 3 गुना पास करते हैं वो।
ठीक है। फिजिकल के बाद में क्या होता है सर, फिजिकल जिनका होता है, फिजिकल क्लियर होने के बाद लगभग 3 गुना पोस्ट का वो इंटरव्यू के लिए वो रहते हैं। अच्छा, 3 टाइम। हाँ, इंटरव्यू के लिए वो जो कट ऑफ आती है वो इंटरव्यू के लिए आती है सर। उसके बाद इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में टोटल ओवरऑल इसमें जो फाइनल मेरिट है इसमें सर ये फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होते। तो फाइनल मेरिट के लिए आपको रिटर्न प्लस इंटरव्यू, उसमें जो बढ़िया मार्क्स जिनके होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। सबसे पहला काम होता है रिटन एग्जाम को क्लियर करना। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद में सेकंड में फिजिकल आपने बताया है। फिजिकल तो ओनली क्वालिफाइंग नेचर इन होता है। क्वालिफाइड। ओके ओके। तो जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था उसमें 2 पेपर थे? जी जी सर, 2 उन दोनों पेपर के बारे में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी सर, जो पेपर 2 पेपर होते हैं उसमें पहला पेपर होता है हिंदी का, हिंदी व्याकरण का, जिसमें पूरी की पूरी 100 क्वेश्चन है वो हिंदी के आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, उसमें आपके जो RS परी का जो सिलेबस है एज इट इज़ वो SI के सेकंड पेपर के लिए लागू है। और उसमें आपके करंट, राजस्थान, इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब विषयों से कुछ पर्सन पूछ के और उस आधार पे वो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। अच्छा, फर्स्ट जो होता है वो हिंदी का पेपर होता है जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। जी जी। ओके, और 200 मार्क्स का पेपर होता है। और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन ही होते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग रहता है क्या इसमें? जी जी सर, रहता है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। दोनों पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो हर एक के मन में, जो भी अपने दर्शक दे रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि भाई ये सवाल पूछा जाए। तो आपका जो सपोर्टिव सब्जेक्ट था, हर एक जो एस्पिरेंट होता है उसका एक सपोर्टिव सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर वो बहुत अच्छा करता है। आपका वो कौन सा सब्जेक्ट था? जी सर, सपोर्टिव सब्जेक्ट की तो मैं बात करूँ तो आप ये समझ लो कि सर इसमें हिंदी पे जो ज़्यादा फोकस करता है, भले आपका सपोर्टिव हो या नहीं हो, इसमें जो फर्स्ट पेपर में जो ज़्यादा फोकस करता है उसको एडवांटेज मिलता ही है। हिंदी की जो व्याकरण है उसमें सिलेबस में शायद 14 या 15 टॉपिक हैं, उनको आपको तैयार करते हो आप, तो आपको एडवांटेज मिलता है। सेकंड पेपर का ये रहा कि सर हर सब्जेक्ट से 5-10% पूछे जाते हैं, तो ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि भाई आप एक सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। थोड़ी हर सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। अच्छा, जो सेकंड पेपर होता है उसका वेटेज कुछ इस तरह से डिवाइड होता है कि उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथमेटिक्स भी रहता है इसमें। जी जी सर। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, यानी 7 या 10 नंबर के क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो सेकंड पेपर में तो आपको ऑल ओवर प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, उसमें कुछ ये नहीं कि हम छोड़ सकते हैं या पकड़ सकते हैं। लेकिन हिंदी आपकी सॉलिड होना ज़रूरी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है और सबसे अच्छे मार्क्स आप लेकर भी आ सकते हैं हिंदी में। अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कौन से सब्जेक्ट के पूछे गए? जी सर, हाँ, मैं ये ज़रूर जो SI की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि जो सेकंड पेपर है उसमें इतना लेंथी सिलेबस दिया हुआ है कि आप यदि प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करना चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो इसमें क्या है कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके ये देख लो, जो 2016 सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आए थे आपके करंट के, और 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग आए थे आपके राजस्थान से, और 10 से 15 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल साइंस के, और 10 क्वेश्चन थे मैथ और रीजनिंग के, और 5 से 7 क्वेश्चन थे आपके साइंस के। तो मेरा ये सभी विद्यार्थियों से ये बोलना है कि यदि आप SI की प्रॉपर उचित मन से आप तैयारी कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको आपका फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि आपका एक तो करंट बढ़िया से तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा अपन राजस्थान के निवासी हैं तो इससे ज़्यादा पर्सन पूछे ही जाएंगे, तो राजस्थान आपका बहुत बढ़िया रहना चाहिए। उसके बाद अपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, इसके भी 10 से 15% आते हैं। तो अपने को क्या है कि 10 से 15% पॉलिटिकल साइंस भी अपना प्रॉपर जितना हो सके उतना फोकस रहना चाहिए। बाकी थोड़ा यदि आप हर सब्जेक्ट पे अपना वो फोकस रखते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने की मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए कि आपको सबसे पहले इन्होंने बताया है कि करंट पे फोकस करना है क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 15 से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और ज़्यादा ही भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी आपका जो संविधान है उस पोर्शन पे आपको फोकस करना है क्योंकि देखिए प्रशासनिक पोस्ट है ना। तो प्रशासनिक जो भी आपका सिलेबस रहता है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ में इनका कहना है कि राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं तो राजस्थान GK के क्वेश्चन अच्छे भले पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर भी फोकस करना है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी समय
समय कम बचा है, हो सकता है इनको समय ज़्यादा मिला हो, लेकिन आप लोगों के पास में बहुत कम समय है। तो कम समय की क्या रणनीति हो सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स थे और सेकंड पेपर में कितने मार्क्स थे। जी सर, मेरे हिंदी के जो फर्स्ट पेपर था उसमें अप्रोक्स 178 के लमसम थे, यानी कि ये मान लो 85% के आसपास थे सर। सेकंड पेपर में मेरे जो थे 140 से 42 नंबर थे सर। और इंटरव्यू में मेरे 50 में से 33 मार्क्स आए थे। और ओवरऑल इनकी बात करें तो ओवरऑल मेरे नंबर थे वो 450 में से लगभग 350 थे सर। 450 में से 350 इनके ओवरऑल मार्क्स थे। अब इनसे पहले ये जान लेते हैं कि खाली रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें कितने मार्क्स थे और उसमें क्या कोई रैंक वगैरह दिखाई हुई थी? जी नहीं सर, उसमें रैंक वगैरह नहीं बताई हुई थी। उसमें तो आंसर की जो आरपीसी जारी करती है उसी के हिसाब से हमने अपने आइडिया लगाए थे भाई अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अपने को सिलेक्शन के लिए एक वो अनुमान रहता है कि इतने नंबर आए तो अपना सिलेक्शन हो जाए। वो ऐसे हमने आइडिया लगा रखी थी। और जब फाइनल रिजल्ट आया तब मैंने देखा था कि भाई जो मेरे फर्स्ट और सेकंड पेपर टोटल में है लगभग 317 नंबर थे, और इंटरव्यू के 33 तो 350 पे थे। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने रिटन एग्ज़ाम दिया, आंसर किया, आपने मैच करवाई, तो आपको क्या लगा कि आपकी कौन सी रैंक आएगी? क्या सोचा था? फर्स्ट रैंक का सोचा था, सेकंड का कि थर्ड का, क्या सोचा था? नहीं सर, रैंक का तो नहीं सोचा था, लेकिन इतना मुझे थोड़ा सा आत्मविश्वास जरूर हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। रैंक का तो जब लास्ट में रैंक आई तो भी मुझे ऐसे लगा कि यार अपने रैंक आई है, तो रैंक की तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी। कि मेरा तो फोकस ही ये था कि भाई कैसे न कैसे करके अपने को सिलेक्शन करवाना है, और उस सिलेक्शन के लिए मैं किसी भी तय तक जाने को तैयार हूँ। देखिए, किसी का भी टारगेट सिलेक्शन ही होता है और उसकी मेहनत रंग लाती है कुछ इस तरह से कि थर्ड रैंक, सेकंड रैंक, फर्स्ट रैंक तक भी जाते ही हैं बच्चे। ऑलमोस्ट जो एस्पिरेंट होते हैं वो पहुंच जाते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने मेहनत की है सिलेक्शन के लिए, लेकिन मेरी मेहनत रंग लेकर आई और मेरी थर्ड रैंक आ गई। ये पहले किसी को नहीं पता होता है कि मेरी कौन सी रैंक आएगी, कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि फाइनल मेरिट का कुछ अलग ही सिस्टम होता है कि भाई पता नहीं 10 नंबर का डिफरेंस आए कि 20 नंबर का डिफरेंस आए, लेकिन अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य ही मिल जाता है।